हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। जैसे कि आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मिश्रण को अलग करने की वीडियो के बारे में बता दिया जाए, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिश्रण को अलग करने की कौन कौन सी विधि होती है, किस टाइप के मिश्रण को कहाँ से अलग करते हैं, कैसे अलग करते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू तो नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से एमसीक्यू को कर पाएंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिश्रण में उपस्थित घटकों को विभिन्न विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। मिश्रण के पृथक्करण की कुछ सामान्य जो विधियां होती है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कुछ इस टाइप के हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे क्रिस्टलन हो गया, आसवन विधि होता है, ऊर्ध्वापातन जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, प्रभाजी आसवन हो जाता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हो जाता है, वर्णलेखन विधि क्रोमैटोग्राफी जिसको कहते हैं, भाप आसवन स्टीम डेस्टिलेशन हो जाता है, और पृथककारी कीप यानी कि सेपरेटरी फ्यूनल के द्वारा हम लोग अलग करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो 7 प्रकार के जो विधियां हैं वो किस टाइप के मिश्रण को कहाँ पर अलग करने को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक करके सभी को कवर करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्रिस्टलन। ठीक है, जिसको रवाकरण या फिर रविकरण विधि भी कहा जाता है। हिंदी में एक्चुअली ये जो क्रिस्टलन है वो इंग्लिश वर्ड है। देखिए, क्रिस्टलन विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोसों में जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगा उनको ध्यान रखिएगा। अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण या फिर शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें उपस्थित अशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर के गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही इस विलायक को फनल द्वारा छान लिया जाता है। छानने के पश्चात विलयन को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है और इसमें उपस्थित अशुद्धियाँ मातृद्रव में घुली रह जाती है। इन क्रिस्टलों को छान करके अलग कर सुखा लिया जाता है और इस प्रकार से हमें मिश्रण में जो भी अशुद्धियाँ थी वो अलग हो गया और हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ से आपने ये समझा कि क्रिस्टलन के द्वारा हम लोग अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों को पृथक्करण या फिर शुद्धिकरण करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आसवन, जो कि आसवन, प्रभाजी आसवन, और जो इम्पॉर्टेंट है यही दो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आसवन को समझते हैं। आसवन विधि द्वारा मुख्यतः यह द्रवों के मिश्रणों को अलग करने की विधि होती है। यानी इसके द्वारा हम लोग द्रव के जो मिश्रण होंगे, द्रव जो 2 प्रकार के द्रव मिले होंगे उनको अलग करने की ये विधि होती है आसवन विधि। जब 2 द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, यानी एक का कम और एक का क्वथनांक ज़्यादा होता है, उस टाइप के मिश्रण को यहाँ से अलग किया जाता है आसवन के विधि के द्वारा। तो उनके मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इस विधि में द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर किसी दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है, जहाँ से उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। आसवन विधि में पहला जो प्रक्रम होता है वो वाष्पीकरण होता है। देखिए, हो सकता है क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ ले कि आसवन विधि का पहला जो प्रक्रम है, पहला जो प्रोसेस है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो वाष्पीकरण होता है। और दूसरा प्रक्रम हम लोग संघनन देखते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ याद रखना आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा सब्लिमेशन, और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कई बार आपने इसके बारे में पढ़ा है, डिस्कस भी किया हम लोगों ने। तो देखिए, ऊर्ध्वापातन में क्या होता है, सामान्य ठोस पदार्थों को हम गर्म करते हैं तो क्या होगा कि पहले गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उसके पश्चात वो गैसीय अवस्था में जाते हैं। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बदले वो सीधे क्या होते हैं कि वाष्प में परिगण या फिर परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्प को ठंडा किए जाने पर यह पुनः ठोस अवस्था में ही हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वापातुज यानी कि सब्लिमेट कहा जाता है और इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वापातन कहलाता है, यानी ऊर्ध्वापातन की क्रिया कहते हैं। अब बेसिकली होता है इसमें क्या है कि इस विधि में यानी ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा ऐसे ठोस पदार्थों के मिश्रण को उसके पृथक करते हैं जिसमें एक ऊर्ध्वापातज होता है और दूसरा नहीं होता है। ऐसे ठोसों के मिश्रण को गर्म करने पर ऊर्ध्वापातज ठोस सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इस वाष्प को अलग ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रकार दोनों ठोस, यानी जब ठंडा किया जाए तो वापस उसको वो क्या होगा, वाष्प से फिर ठोस अवस्था में आ जाता है, यानी दोनों पृथक हो जाते हैं। और इस विधि द्वारा कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है
प्रभाजी आसवन, ऊपर मैंने आपको आसवन बताया था, अब यहाँ पे प्रभाजी आसवन देख लेते हैं, यानी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है। तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक बहुत कम का अंतर होता है। यानी आसवन में हमने देखा था वो भी द्रव के ही मिश्रण को अलग करने की विधि होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि दोनों का क्वथनांक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, एक बहुत कम एक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन प्रभाजी आसवन के कंडीशन में ये उल्टा होता है कि उन दोनों के क्वथनांकों में बहुत कम का अंतर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकले गए जो खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि यानी प्रभाजी आसवन के द्वारा ही पृथक किए जाते हैं। जलीय वायु यानी लिक्विड एयर से विभिन्न गैस भी हम इसी विधि के द्वारा पृथक करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रभाजी आसवन, इसको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और देखिए प्रभाजी आसवन यहाँ पे एक्चुअली 2 बार रिपीट हो गया। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए क्या है कि वर्ण लेखन, जिसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। वर्ण लेखन विधि द्वारा इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अधिशोषित होते हैं। अब ये अधिशोषित क्या होता है? तो देखिए अधिशोषित का मतलब हम सिंपल सा भाषा में ये समझिए कि मान लीजिए कोई ये ठोस है और इसके नज़दीक में हम कोई लिक्विड या फिर गैस को रखते हैं, तो वो क्या होगा, इसके ठोस के परतों पर थोड़ा बहुत कहीं कहीं जाकर के आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अधिशोषित होना, यानी कि शोषण जैसे आप जानते हैं ना शोषण, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग होगा अधिशोषण, अधिशोषित हो जाते हैं और इस प्रकार पृथक कर लिए जाते हैं। तो ये वर्ण लेखन विधि का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का काम करता है। एक डाई में, यानी देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि एक डाई में रंगों को अलग करने के लिए, और दूसरा होता है कि प्राकृतिक रंगों से रंग द्रव्य अलग करने के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रंगों को पृथक करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी या फिर वर्ण लेखन विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो सेकंड वाला यहाँ पे एग्जांपल दिया गया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा भाप आसवन। अब यहाँ पे देखिए कि भाप आसवन विधि के द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अघुलनशील होते हैं परंतु वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं। इस विधि के द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों जैसे एसीटोन, मिथाइल एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड आदि का शुद्धिकरण भाग आसवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपसे उदाहरण भी पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो एसिटल्डिहाइड है या फिर मिथाइल एल्कोहल है, इसे हम लोग किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, तो स्टीम डिस्टिलेशन कह सकते हैं या फिर भाप आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा पृथक्कारी कीप, जिसको हम लोग सेपरेटरी फनल कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 2 अमिश्रणीय द्रव रूपों में एक मिश्रण के घटक को पृथक्करण के लिए, यानी 2 अमिश्रणीय द्रवों को, जैसे कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हैं, मिश्रण नहीं हो सकते द्रव को, जैसे आप पानी और तेल ले लो, ये दोनों मिलते नहीं, एक दूसरे के बीच में परत रहता है, एक जिसका घनत्व रहता है वो ज़्यादा, वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ कहेंगे कि अमिश्रणीय द्रव रूपों को एक मिश्रण के घटक के पृथक्करण के लिए पृथक्कारी कीप का उपयोग किया जाता है। एक रूप से जलीय चरण में और दूसरा रूप से कार्बनिक विलायक है। यह पृथक्करण द्रव पदार्थ के घनत्व के अंतर पर आधारित होता है, यानी घनत्व के अंतर पर आधारित होता है। कहने का मतलब कि अधिक घनत्व वाला द्रव निचली परत पर बनता है और कम घनत्व वाला ऊपरी परत पर रह जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया तेल और पानी के मिश्रण को लेकर के, तो यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं कि तेल और पानी का मिश्रण को अलग करने के लिए हम इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तेल जो होता है पानी की तुलना में इसका घनत्व ज़्यादा होता है, तो वो वैसे भी जाकर के नीचे बैठता है, तो आसानी से उसको पृथक किया जा सकता है मिट्टी का तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए। तो ये रहा आज के इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेसिकली इतने सारे इंपॉर्टेंट विधियां हैं जो कि आप याद रख पाएंगे और इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो प्रभाजी आसवन जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।